हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत के पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इतिहास के पन्नों में भी आज की तारीख भारत के महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही खास है, जब देश को मिली पहली महिला राष्ट्रपति और दुनिया को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। आज ही के दिन साल 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और 1960 में ये महिला दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। पंजाब के किसानों ने बड़ा ऐलान किया, अमेरिकी व्यापार समझौते के खिलाफ आज 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे पंजाब के किसान भाई लोग। न सिर्फ पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर आज 21 जुलाई को डेरा डालो गेरा डालो किसान महापंचायत का आयोजन होगा। पत्थर गिरिराजगढ़ पर जुटेंगे किसान यूपी प्रयागराज में। बिजनौर में भी आज 21 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने धरने का ऐलान किया है। वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 21 जुलाई को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर देखिए, यूसीसी विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ। आज 21 जुलाई को इस विधेयक पर चर्चा होगी। 2 बार स्थगित हुआ सदन। महाराष्ट्र पुणे में आज से 3 अगस्त तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। 5 से ज्यादा लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। और पुणे के बाद महाराष्ट्र मुंबई में भी 15 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू हो चुकी है। अब बिना अनुमति सभा प्रदर्शन वगैरह पर रोक रहेगी। मुंबई में 23 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी रोक रहेगी। सरकार की तरफ से ये सख्त गाइडलाइंस लागू की गई हैं। देख सकते हैं आप किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। और किसानों को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा। हरियाणा में कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आज 21 जुलाई को निकलेगा ऑनलाइन लकी ड्रा। सुबह 11:30 बजे ये लकी ड्रा का आयोजन किया जाएगा और पात्र किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। वहीं बिहार आरा में आज 21 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होगा। 4000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। 35,000 तक की सैलरी रहेगी। जिला नियोजनालय द्वारा ये जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की TMC को आज 21 जुलाई रैली की इजाजत दे दी है। हालांकि कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। और आज 21 जुलाई की रैली से पहले TMC की राजनीति में भी घमासान देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिव शिव दासन दासू ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। और खबर है, बहुचर्चित केस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर सोनम की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को अहम सुनवाई होनी है। झारखंड में महिला कांग्रेस आज 21 जुलाई को संसद चलो आंदोलन का ऐलान किया है। महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली जाएगी महिलाएं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बीते दिन जो संसद मार्च निकाला गया, इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। CJP के संसद मार्च में RAF के जवानों ने लाठीचार्ज भी किया। संसद मार्च पूरा मानो बवाल सा बन गया। बैरिकेड टूटे, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच 9 घंटे तक थमी रही राजधानी दिल्ली। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को जंतर मंतर से हटाया। CJP बोले कि निहत्तों युवाओं को पीटा गया। संसद मार्च में भी लाठीचार्ज देखने को मिला। और इस बीच सोनम वांगचुक बोले कि मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल अब और बढ़ा दी है। कल के आंदोलन के बाद उन्होंने अस्पताल से ही टिश्यू पेपर पर एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि कब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। वो बोले कि मैं बहुत आहत हूँ कल की घटना को लेकर। और उन्होंने कहा कि इस माहौल को देखते हुए मैंने अपना उपवास तब तक जारी रखने का फैसला किया है जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने नहीं दिया जाता या फिर मुझे अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलती है। वो बोले कि उम्मीद है सरकार इससे पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। सोनम वांगचुक के आंदोलन में अब ये नया मोड़ आया। संसद मार्च से पहले ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए 3 बड़ी शर्तें रखी है। ये देख सकते हैं आप। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इंग्लिश में ये तीनों शर्तें लिखी हैं, ABC। इस चिट्ठी का हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तीनों शर्तों में सोनम वांगचुक ने सरकार से क्या मांगे की हैं। वो बोले कि ये तीनों मांगे अगर पूरी होती हैं तो वो अपना अनशन तोड़ेंगे। और वहीं सोनम वांगचुक केस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब केंद्र सरकार और जहां अस्पताल में उनको भर्ती किया हुआ दोनों को नोटिस जारी करके जवाब तलब मांगा। उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी मांगी है। तो बीते दिन आपको पता होगा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद चलो मार्च में हजारों प्रदर्शनकारी युवा शामिल हुए। और इस बीच खबर है कि CJP ने सरकार के साथ बातचीत भी शुरू की है। हालांकि CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने डायरेक्ट बातचीत नहीं की, बल्कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मिले CJP के प्रतिनिधि और बोले कि ठोस आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी शर्तें रखी और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा या उन्हें पद से हटाने की मांग भी की है। तो अब सरकार से बातचीत का रास्ता बन रहा है। उम्मीद है ये आंदोलन जल्दी खत्म होगा और युवाओं की मांग सरकार सुनेगी। JP नड्डा ने अभी समय मांगा। CJP ने भी ये 3 मांगे रखी अपने सामने। पहली, सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और तीसरी, नीट UG में जिन भी अभ्यर्थियों ने इस तरह का कदम उठाया, अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो ये मांगे वाकई में बहुत जायज हैं। CJP द्वारा जो की गई मांगे केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मुलाकात के दौरान। तो अब देखते हैं इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार
सरकार आखिर कब तक फैसला लेती है और एक्शन लेती है। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने भी अपील की है कि अफवाहों से बचें और कानूनी निर्देशों का पालन करें। ये सीजेपी के प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, फोटोज। इस प्रदर्शन के दौरान एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें युवक पुलिस से बोला कि मुझे और मारो। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई लहूलुहान भी हो गए। और जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक के समर्थन में और भी देश के कई राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा लोग बाग सड़कों पर उतर आए। और दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन की वजह से हरियाणा में भी नाकाबंदी वगैरह देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन पेपर लीक मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को जवाब तलब किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करने से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। वहीं संसद में सरकार ने एक बार फिर से यह भी बयान दिया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब नहीं हो रहे हैं। 23 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां बिना परेशानी के चल रही हैं। हालांकि सरकार ने यह बात भी कबूली है कि कुछ पुरानी गाड़ियों का माइलेज मामूली गिरा है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से। लेकिन बाकी सभी बातों को E20 फ्यूल को लेकर जो फैली बातें उनको अफवाहें बताते हुए सरकार ने जवाब में कहा कि 23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों में इंजन फेल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं संसद के मानसून सत्र के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 28 साल के युवा भारत में आज इतिहास रच रहे हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी बोले कि 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि 28 साल के युवा की बात कर रहा हूं। पीएम मोदी के इस बयान पर उनके पीछे खड़े केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हंसने लगे हैं। तो कुछ यूं रहा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन का माहौल। चलिए अगली खबर देखिए। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे बनवा सकेंगे आप अपना लोकल पास। जी हां, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है और राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल पास बनाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। मार्ग मित्रा हेल्प सेंटर पर भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। बाकी आप इस राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे घर बैठे ही डिजिटल लोकल पास बनवा पाएंगे, देख सकते हैं आप डिटेल्स। राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्दी पूरे देश में ये नया सिस्टम, नई सुविधा लागू की जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि मार्ग मित्र हेल्प सेंटर भी अब 22 भाषाओं में आपको मदद देगा। और सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए दोस्तों, बढ़ोतरी देखने को मिली। सोने में 1095 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी 4101 रुपए महंगी हुई। अभी 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट चल रहा 1,42,000 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत चल रही 2,20,000 रुपए प्रति किलो। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के मेडिकल सेक्टर पर एक अच्छी खबर आ रही कि भारत में पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेनका को मंजूरी मिली। और इस दवा की खास बात यह है कि बिना किसी जांच के भी 4 से 60 साल तक के लोग इस दवा की डोज ले सकेंगे, यानी बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी। और इससे भी अच्छी बात यह कि यह दवा हमारे ही देश में बनेगी, मेड इन इंडिया होगी। वैसे ये वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी जापान की एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन भारत में भी अब डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। तो DCGI ने इस वैक्सीन के इंडियन बाजार में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी ये दवा बनाएगी ऐसा। और युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप कि 42% युवाओं के लिए धर्म अहम है। पिछले 2 साल में 14% युवा धर्म से जुड़े जो बड़े हैं। और इसमें भी हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में जेन जी लड़कों का धर्म की तरफ झुकाव लड़कियों से भी ज्यादा है, जबकि भारत में सिस्टम उल्टा है। भारत में तस्वीर अलग है, 64% महिलाएं ज्यादा धार्मिक हैं पुरुषों के बजाय, लड़कों के बजाय ऐसा। प्योर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के डेटा आप देख सकते हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से टेक न्यूज पर खबर आ रही कि हाइब्रिड कारों के लिए MG मोटर कंपनी नई एडेप्ट टेक्नोलॉजी लाई है। एक ही कार में 4 ड्राइव ऑप्शन मिलेंगे और दुनिया का पहला E-क्लच भी पेश किया है JSW MG मोटर इंडिया कंपनी ने। और वहीं राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में बताई पंचायत निकाय चुनाव की तारीख। OBC आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगा। जी हां, आखिरकार राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 17 अगस्त को शेड्यूल जारी होगा। सितंबर से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। नवंबर तक पूरा चुनाव भी कंप्लीट हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट्स को लेकर अनाउंसमेंट आ चुका है और हाईकोर्ट में सरकार ने बताया कि 22 अगस्त को इस पर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। तो राजस्थान में आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल कुछ यूं होगा। 5 नवंबर तक फाइनली अलग अलग पदों के लिए मतदान हो जाएंगे। ये शेड्यूल की अलग अलग तारीखें भी आप देख सकते हैं, मतदान की तारीख वगैरह ये तय की गई है, पहले चरण दूसरे चरण में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में फैला चांदीपुरा वायरस, 12 पॉजिटिव केस मिले और 63 संदिग्ध मामले भी सामने आए। और इन मामलों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक भी की, जांच के आदेश भी दिए। वहीं बिहार भागलपुर में कोरोना का दायरा और बढ़ा। अब 65 वर्षीय व्यापारी की एक बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और अब JLN MCH में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जाएगा। बिहार के भागलपुर में कोरोना संक्रमण अभी वापस फैल रहा है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसर अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ हो या सूखा, हर नागरिक की सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक के दरमियान अभी भारी बारिश के हालातों में ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं खबर है झारखंड में खुलेगा देश
देश का तीसरा फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, युवाओं को सुनहरा अवसर मिलेगा फिल्म एक्टिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने का। और देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने आंकड़ों में बताया कि पिछले महीने जून 2026 तक यूपीआई से जुड़े 55,49,000 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स। संसद में सरकार ने यह जानकारी दी और ट्रांजैक्शन को लेकर भी डेटा आप देख सकते हैं। और भारत में कपास उत्पादन पर खबर आ रही कि सफेद सोना यानी कपास प्रोडक्शन भारत में बढ़ रहा दिनों दिन। साल 2031 तक 498 लाख गांठ कपास उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया भारत सरकार ने, जिससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कपास भारत की कृषि और वस्त्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और देखिए सरकार का एक और नया प्लान है, भारत अब विदेशी बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता कम करेगा, डीप वाटर पोर्ट प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाएगा। विंजिंजम में भी भारत ऐतिहासिक पहुंच बढ़ा रहा और इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर आगे जोर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, बच्चों की मोबाइल फोन की लत पर लगेगी लगाम। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर भी स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में माइनर मोड करके एक नया विधेयक ला सकती है। आजकल के बच्चों में मोबाइल फोन की लत और ऑनलाइन खतरों को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब ये प्लान कर रही है मोबाइल फोन के लिए माइनर मोड लाने का, जिसके तहत अब सभी आने वाले नए फोन में ये अलग मोड देना होगा ताकि बच्चे बच्ची लिमिटेड यूज कर पाएंगे उस फोन में ऐसा। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खबर आ रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब नई एसआईटी टीम को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा था कि यूपी सरकार दोबारा एसआईटी बनाए। एसआईटी टीम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अपराध का मामला है, ये कोई राजनीति का मामला नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब यूपी सरकार नए सिरे से एसआईटी के गठन का ऐलान किया है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी, जिस दरमियान सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला जारी करेगा। वहीं देखिए आज यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है और इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने के प्लान है। उत्तर प्रदेश में 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 घंटे की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी होगी। यूपी कैबिनेट मीटिंग में आज 12 प्रस्ताव पास हो सकते हैं। कौन कौन से इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ये कैबिनेट के कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो देखते हैं आज दिन में योगी कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर, पति पत्नी के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी पत्नी भी फैमिली पेंशन की हकदार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को लेकर एक केस पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। और ऐसे ही एक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का भी फैसला देखिए कि दूसरी पत्नी से संबंध भले ही गैर कानूनी है लेकिन अनैतिक नहीं है। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी एक पेंशन के मामले पर ही यह अहम फैसला सुनाया और कहा कि पहली पत्नी की मौजूदगी में किया गया दूसरा विवाह कानूनन अमान्य होने पर भी अनैतिक नहीं माना जा सकता है ऐसा। तो आश्रित दूसरी पत्नी को भी ऐसे केस में पारिवारिक पेंशन का हक दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण अपनाया। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने 2 राज्यों में खनन के लिए 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी है, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में ये मंजूरी मिली है। देख सकते हैं इन 3 परियोजनाओं के लिए कुल 1737 हेक्टेयर भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल में 1 सितंबर से सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा बनेगी बंगाली भाषा। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। अब सरकारी कार्यालयों, नागरिक सेवाओं और आधिकारिक दस्तावेजों में बंगाली भाषा का व्यापक उपयोग होगा। केंद्र से पत्राचार भी बंगाली और हिंदी में किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है राजस्थान में 31 अगस्त तक चलेगा भजन लाल का सेवा दरबार, जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बढ़ाई ग्रामीण शहरी शिविरों की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। हरियाणा के झज्जर का यह मामला है। एक बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे 4 युवक और चारों का दम घुटने से मौत हो गई। 50 साल से बंद पड़े कुएं में जहरीली गैस की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं खबर है महाराष्ट्र के वर्धा में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद आग लगी, 6 लोगों की मौत हो गई। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। वहीं झारखंड के खूंटी में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। भगवान जगन्नाथ का रथ 11,000 वोल्ट के तार से टच हो गया, जिसमें 12वीं के 2 छात्रों की मौत हो गई और कई लोग झुलस भी गए। मामला है झारखंड के तोरपा का। और एक बड़ी घटना देखिए, सिक्किम की एक सुरंग में 12 मजदूर फंस गए। भूस्खलन से सुरंग की एंट्री बंद हो गई। हालत इतने खराब है कि रेस्क्यू कर्मी भी बेहोश हो रहे हैं। देर रात अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए दोस्तों, त्रिपुरा के डीजीपी अपने ही ऑफिस में मृत मिले हैं। उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये 1994 बैच के आईपीएस थे, यूपी के रहने वाले थे और 1984 के सिख विरोधी दंगों की भी इन्होंने जांच की थी, लेकिन ये पुलिस मुख्यालय में ही अचेत मिले हैं। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, मध्य प्रदेश में हाईवा ने मारी टक्कर, 5 दोस्तों की मौत हो गई। नरसिंहपुर में सड़क किनारे सेल्फी लेते वक्त हाईवा ने इनको कुचल दिया। वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। 44 सोमाली समुद्री डाकुओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये तो कुछ हादसे और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें रही। और चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए ईरान बोला कि अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं हम। अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो कोई भी सैनिक जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग पिछले कई दिनों से वापस बढ़ी हुई है। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। कुवैत में ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों की बरसात देखने को मिली, उधर से डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुआ। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, पेरू
पेरू में 5.5 की तीव्रता से भूकंप से तबाही मची, 5 की मौत हो गई, सैकड़ों लोग बेघर हुए। वहीं चीन में एक डिलीवरी बॉय को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान मिला। ग्राहकों की फटकार के बाद ये लेखक बने, किताबें लिखी, खाना पहुंचाते हुए कई कविताएं लिखी हैं इन्होंने। और बड़ी खबर है, नेपाल ने 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा हटाया, अब प्राचीन बौद्ध मठ की तस्वीर लगी है इस पर। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पहली बार भारत और चीन के राजदूतों से मिलेंगे, अब तक इनसे दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इस सप्ताह भारत और चीन के राजदूतों से अलग अलग मुलाकात करेंगे, रिश्तों को मजबूती मिलेगी। और भारत के लिए एक बड़ी दुखद खबर देखिए, रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन में शिप पर हमला हुआ जिसमें 4 भारतीयों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत ने कहा कि कारोबारी जहाजों को निशाना बनाना गलत है, तो यूक्रेन ने इन हमलों का आरोप रूस पर लगाते हुए कहा कि रूसी मिसाइलों से यह हमला हुआ। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुए कार्गो जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर है, जबकि एक और गंभीर रूप से घायल भी है। इस घटना पर भारत ने कड़ी निंदा जताई। वहीं खबर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए चौथी बार पिता बने, चौथे बच्चे के पिता बने वो। अमेरिका में 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ। ज्यादा बच्चों के पक्षधर हैं JD वेंस। और ब्रिटेन की राजनीति में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। एंडी बर्नहेम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, 10 साल में 7वें PM बन चुके हैं ब्रिटेन में। वहीं खबर है, भारत और अफगानिस्तान के बीच भी व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, वीजा की प्रक्रिया आसान करने पर जोर दिया जा रहा, प्रशासनिक बाधाओं पर भी मंथन किया जाएगा। और भारत और स्पेन के बीच भी डिजिटल भुगतान बड़ा आसान होगा, दोनों देशों के बीच ये समझौता होने जा रहा। वहीं जांजिबार के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दरमियान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अफ्रीकी द्वीप है ये जांजिबार, इसके राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को एक नई धमकी देते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौत का बड़ा बदला चुकाएगा ईरान। ट्रंप ने खुली धमकी में कहा, फिर धधक उठा है पश्चिम एशिया। हॉर्मुज रूट में भी एक और जहाज पर हमला देखने को मिला। इजरायली सेना बोली कि हम जंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। और हाल ही में अमेरिका ने जो नए वीजा नियम लागू किए, इससे भारतीय स्टूडेंट की चिंता बढ़ गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि बीच में ही छूट सकती है भारतीय छात्रों की पढ़ाई। दरअसल नियम में क्या बदलाव किया गया है, देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल्स जानकारी भी। वहीं खबर है, मोल्दोवा पहुंची भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उप प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और खबर है कि अमेरिका ईरान का तनाव अब और चरम पर पहुंचा। ईरान के IRGC संगठन ने दावा किया कि हमने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर भयानक हमला किया, जिसमें जॉर्डन का अमेरिकी बेस तबाह हो गया और इस हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की भी मौत की खबर है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल माहौल के अपडेट्स चल रहे हैं दोस्तों। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, अभी देश के 70% हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, मानसून वापस सक्रिय हो चुका है और 25 जुलाई तक अधिकांश राज्यों में बारिश का अलर्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश में इतनी भारी बारिश हुई कि 40 मंदिर डूब गए। जम्मू कश्मीर में भी मकान ढहने से एक ही जगह 7 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की घटना में घर ढह गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वैसे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हादसों में 23 लोगों की मौतों की खबरें हैं। पहाड़ी राज्यों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा, घाटी से लेकर पूर्वोत्तर तक भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 23 लोगों की मौत हो गई पिछले 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर ही। तबाही का सिलसिला अभी भी जारी है। पुंछ में भूस्खलन ने भी कई परिवार उजाड़ दिए हैं। यही वजह कि जम्मू में अभी माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित की हुई है और जम्मू के कटरा में हजारों श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। किसी ने लौटने का फैसला किया तो कोई अपनों का इंतजार कर रहा है। जम्मू के जैसे उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा व हेमकुंड साहिब यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के दून में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे, 98 मार्ग भी बंद हैं। और मौसम विभाग का तो कहना है कि अगले 24 घंटे और भारी होंगे। जम्मू के 7 और कश्मीर के 3 जिलों में तेज बारिश और बाढ़ आंधी तूफान की चेतावनी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। कुछ और अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों आप। उत्तर प्रदेश में 24 जुलाई तक जोरदार बारिश की चेतावनी। उन्नाव के अस्पताल में तो घुटनों तक पानी भर गया। शामली में 10-10 फीट तक सड़कें धंस गई। और अभी भी मौसम विभाग का कहना कि अगले 5-6 दिन उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के आसार रहेंगे। यूपी के 20 शहरों में बारिश में 7 लोगों की मौत भी हो गई। यूपी के बलिया में देखिए 450 से ज्यादा गाँव की बत्ती गुल हो गई। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी असर पड़ रहा भारी बारिश की वजह से। और अगले 24 घंटों के दौरान इन 69 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप देखिए हरियाणा के भी 9 जिलों में बारिश की चेतावनी। पानीपत में काली घटाछाई, 24 घंटे में पूरे प्रदेश में फिर एक्टिव होगा मानसून। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की है। और झारखंड में अब तक महज 14% ही धान की फसल बुआई हो पाई। 3 प्रमंडल की स्थिति सबसे खराब चल रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो पैदावार पर भी सीधा असर पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य और उत्तर हिस्से भीगेंगे, ज्यादा बारिश होगी। मतलब यहाँ कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में भी नदियां उफान पर चल रही, बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में अब तक सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा सूखे का सामना कर रहा, जबकि 90% हिस्से में अगले 4 दिन हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी है। और इस जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में मध्य
प्रदेश में और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। 23 जुलाई तक तो हल्की बारिश का दौर बना रहेगा, उसके बाद फिर और ज्यादा हेवी रेन की चेतावनी है। बाकी आज 21 जुलाई को भी लगभग सभी जिलों में हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट तो है ही, और यही बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश में 22 और 23 तारीख तक भी जारी रहेगा। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजधानी जयपुर, अलवर समेत 7 जिलों में बारिश हुई। धौलपुर में सड़कों पर पानी भरा, डूंगरपुर में बरसात के लिए महिलाओं ने पुरुष के वेश में जुलूस भी निकाला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज भी वैसे राजस्थान में आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है, और कल 22 तारीख को तो 2 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश की येलो चेतावनी है। 23 तारीख तक भी यही अलर्ट रहेगा। अच्छा, आप देखिए बिहार में लखीसराय में इतनी भारी बारिश हुई, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। खगड़िया, किशनगंज और जमुई में भी कई सड़कें डूबी। गया में एक अस्पताल भी पूरा जलमग्न हो गया, और बगहा में एक किसान को मगरमच्छ खींच कर ले गया। बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की मौतें हो गई पिछले 24 घंटों के अंदर बिहार में। कई जिलों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ने लगे हैं बिहार में भी। आज भी वैसे इन 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और बिहार के बाद देखिए पंजाब, चंडीगढ़ में भी तेज बारिश की चेतावनी। लुधियाना, जालंधर समेत 14 जिलों में अलर्ट है। 23 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। चंडीगढ़ में आने वाले समय में मौसम का हाल कैसा रह सकता है, देख सकते हैं आप जानकारी। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में 4 जगहों पर बादल फटने से अफरा तफरी से मच गई। चंबा में 11 मजदूर फंस गए। लाहौल और स्पीति में फसलें और कृषि भूमि भी बह गई। आज और कल भी रेड अलर्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा वगैरह रोकी गई। श्रद्धालुओं से अफवाहों से बचने की अपील की गई है। उत्तराखंड के 2 जिलों में आज स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। देहरादून में भी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें डूब गई। आकाशीय बिजली गिरने से कई जगहों पर मौतें भी देखने को मिली। और अब अगले आने वाले 3 दिन, आज 21 जुलाई, कल 22 और परसों 23 जुलाई को उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। असम राज्य में भी बाढ़ की वजह से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत। बाकी दोस्तों आगे आने वाले 2 दिन, आज और कल 21-22 जुलाई को देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 450 अंक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी 96 अंक नीचे रहा। वहीं खबर है अमेरिका और ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल फिर से $90 के पार पहुंचा। एक सप्ताह में ही 16% तक रेट बढ़ चुके हैं। भारत में भी इससे पेट्रोल डीजल की महंगाई का खतरा बढ़ने लगा है। रुपया और विदेशी निवेश पर भी दबाव बढ़ेगा। और देखिए शेयर बाजार के निवेशकों को LTCG टैक्स पर राहत नहीं मिलेगी। सरकार बोली कि इसे हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो घरेलू और रिटेल निवेशकों के लिए इस टैक्स को हटाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, तो सरकार का कहना कि ये टैक्स नहीं हटाया जाएगा। वैसे ये टैक्स कब लगता है, किस तरह के एसेट वगैरह पर, जैसे आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह को आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके फिर बेचते हो 12 महीने, 1 साल या उससे ज्यादा, तब आपको उस पर 12.5% की दर से फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और इसी को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। तो शेयर बाजार में मिडिल क्लास निवेशकों को एक बड़ा झटका है। स्टॉक मार्केट में जो निवेश वगैरह करते हैं उनके लिए ये टैक्स बरकरार रहेगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। DGCA भी एक नया सिस्टम लेकर आ रहा। विमान से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट अब ऑनलाइन होगी, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को ही फायदा होगा। देश में विमानन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में कांसे की संस्कृति और 7 स्टार सुविधाओं से सजेगा बाबतपुर एयरपोर्ट। देश का पहला ग्रीन टर्मिनल भी बनाया जाएगा यहाँ। और महाराष्ट्र में ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत एक ही दिन में कई फ्रॉड खाताधारकों पर FIR दर्ज हुई। साइबर ठगी पर महाराष्ट्र पुलिस ने यह बड़ा प्रहार किया। वहीं आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप 5 तरह की एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं से लीवर और किडनी को खतरा है। CDSCO की तरफ से चेतावनी जारी की गई कि इन दवाओं को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपके शरीर में किस तरह का साइड इफेक्ट कर सकती हैं, इन दवाओं के नाम और इफेक्ट्स की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार में अब ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बिहार सरकार मानसून सत्र में बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 लाने जा रही है। बिहार से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री सम्राट सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। बिहार में बनेगा नगर विकास प्राधिकरण। नए शहरों और टाउनशिप योजनाओं पर फोकस रहेगा। और बिहार में नेपाली शराब की तस्करी का भी बड़ा भंडाफोड़ पकड़ा गया। 1080 बोतल के साथ चोरी की गई 5 बाइक भी जब्त हुई। फरार आरोपियों की तलाश और तेज हुई। वहीं बिहार विधानसभा में 87,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार का हिस्सा राज्य से भी ज्यादा रखा गया और इस बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा पेंशन पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार से भी इस बजट में 12,677 करोड़ रोजगार के लिए खर्च किए जाएंगे। बिहार के विधानसभा के मानसून सत्र में उप मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया और इस बजट में प्रमुख योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन किया गया, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये जानकारी देख लीजिएगा। वहीं खबर है बिहार सीवान की हर पंचायत में खुलेगा जीविका सुधा बिक्री केंद्र। महिलाओं को बिहार सरकार 60,000 रुपए की मदद भी देगी इस योजना के तहत। और महिलाओं को लेकर एक और प्लान है। ई-कॉमर्स से भी जुड़ेगी बिहार की जीविका दीदियां। उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बिहार के 369 प्रखंडों में बनेंगे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए छात्रावास। केंद्र सरकार से भी इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। और भी दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में 10 ऐसे बड़े फैसले लिए गए, जैसे सोशल मीडिया
मीडिया पर अब गाली गलौज देना, उल्टे सीधे कमेंट करना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि गुंडा एक्ट के दायरे में आएंगे इस तरह के पोस्ट। बिहार कैबिनेट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पेपर लीक जैसे अपराध भी इस एक्ट के दायरे में आएंगे। बदलते अपराधों के अनुसार कानून को और मजबूत किया जाएगा और कैबिनेट ने शिक्षा से जुड़े भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वहीं बिहार में टैक्स को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पहली बार बिहार में गाँव वालों पर भी टैक्स वसूलेगी सम्राट चौधरी सरकार। अब गाँव की दुकानों से वसूली होगी, फ्री में पानी नहीं मिलेगा और केंद्र सरकार की जो पीएम मोदी आवास की योजना है उस पर भी टैक्स लगेगा। वैसे तो 15 जुलाई 2026 को इस योजना के बारे में सरकार ने अनाउंसमेंट किया था और ग्रामीणों पर यह सीधा टैक्स लगाया है। 50 से 5,000 रुपए तक के होल्डिंग पर भी ये टैक्स लगेगा। और भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं इन 10 पॉइंट्स में कि बिहार में गांव के लोगों पर अब ये बड़े टैक्स लगाए जाएंगे। होल्डिंग, संपत्ति टैक्स, हाट बाजार मेला शुल्क, बूचड़ खाना, लघु उद्योग, जीविका दीदी वगैरह इन योजनाओं पर भी टैक्स लगेगा। और ये टैक्स की दरें क्या होगी, कितनी होगी, इस बारे में जानकारी आप चार्ट में चेक कर सकते हैं। और बिहार में दोपहिया वाहन खरीदने पर भी, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह पर भी 1% एकमुश्त मोटर वाहन कर यानी टैक्स देना होगा। ये भी बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। वहीं खबर है बिहार में बदलेगा ग्राम पंचायतों का नक्शा, डीएम को मिला परिसीमन करने का अधिकार भी। और बिहार के युवाओं को भी विदेशों में मिलेगी नौकरी। कामगारों की सुरक्षा और प्रवासन के लिए भी सम्राट चौधरी सरकार ये नई योजना लेकर आई है। ई माइग्रेंट पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा अब स्कूलों में अभ्यर्थियों, टीचर्स वगैरह को भी, है ना। तो ये तो बिहार के कुछ अपडेट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत टैक्सी से जुड़ेगी बंगाल की टैक्सियां भी, चालकों को मिलेगा सम्मान। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। वहीं खबर है पंजाब में धान की सीधी बुआई ने नया रिकॉर्ड बनाया, 4 लाख एकड़ के पार पहुंचा रकबा। किसानों को मिलेंगे 61 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में। पंजाब की भगवंत मान सरकार का यह ऐलान है। और राजधानी दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले परिवारों के लिए अच्छी खुशखबरी, 10 साल से खाली 35,000 फ्लैटों के आवंटन की तैयारी कर चुकी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। हरियाणा में सरकारी बैठकों का बदलेगा तरीका, अब आईएएस अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 7,500 नौकरियों को मंजूरी मिली। आशा वर्कर्स व नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया गया। शिक्षा विभाग में भी बड़ी भर्ती निकली है। देख सकते हैं आप, पीजी छात्रों का भी स्टाइपेंड बढ़ा है। टांडा और आईजीएमसी में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। आशा वर्कर और नंबरदारों को भी राहत दी गई। कितनी तनख्वाह बढ़ाई गई देख सकते हैं आप जानकारी। शिक्षक सम्मान राशि भी बढ़ाई गई। आयुर्वेद संस्थान और अस्पतालों को मजबूती मिलेगी। और भी कैबिनेट बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक में। और खबर है यूपी में बिजली बिल देखने के लिए अब ओटीपी का झंझट नहीं रहेगा। नाम और उपभोक्ता कनेक्शन नंबर से ही आप बिजली बिल डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ फैसले देखिए आप। एमपी सरकार के मध्य प्रदेश में लिव इन के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। हलाला करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। यूसीसी कानून के पक्ष में है, 80% मुस्लिम महिलाएं भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को मंजूरी मिल चुकी है। बीते दिन एमपी विधानसभा में ये यूसीसी विधेयक पेश किया। हालांकि इस विधेयक का कांग्रेस ने हंगामा किया, विरोध किया और कहा कि चोरी छिपे सरकार ये बिल लेकर आई है। और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एमपी में 17 लाख बेरोजगार युवा हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी के हैं। डिप्टी सीएम और रोजगार मंत्री की जिलों की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में बारिश में छाता लेकर निकले 1000 अतिथि शिक्षक, फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। संविलियन और समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले 20 दिन से हड़ताल कर रहे हैं शिक्षक। और छत्तीसगढ़ में 92 एएसपी डीएसपी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में उतरेगी कांग्रेस। 23 जुलाई को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि पिछले साल 2025 में युवाओं की बेरोजगारी दर घटी है। 2017-18 के बाद लगभग 17 करोड़ रोजगार बढ़े हैं। ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी गई। वहीं खबर है अब झटपट करना होगा व्यापारियों का पेमेंट। मानसून सत्र में केंद्र सरकार एमएसएमई विकास बिल भी पेश करने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को सख्त चेतावनी दी। डिप्टी गवर्नर बोले कि शिकायत निपटाना बैंकों का फालतू खर्च नहीं है, बल्कि ये ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी काम है। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर टोल महंगा हुआ। आज रात 12 बजे से ये नई दरें लागू हो चुकी हैं। कई जगहों पर टोल टैक्स के शुल्क में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। देख सकते हैं आप किस किस रूट पर 5 से 20 रुपए तक बढ़े हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 ग्राम भी सोना नहीं बेचा। गोल्ड रिजर्व को लेकर सरकार ने यह बड़ा बयान दिया है। और तेलंगाना सरकार ने इंदिरमा एलआईजी आवास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में 1 लाख नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे, गरीबों को मकान दिए जाएंगे। वहीं बिहार में डॉक्टरों और नर्सों को भी बड़ी राहत मिली। अब एक राज्य का रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य होगा। बिहार सरकार ने इसको लेकर भी एक नया विधेयक पेश किया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक और बड़ा बदलाव देखिए। अब फास्टैग से रुकेगी खनिजों की चोरी। उल्लंघन करने पर कलेक्टर कर सकेंगे वाहन जब्त भी। एमपी सरकार ने यह भी आदेश दे दिया है। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में इसी सत्र पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। वैकेंसीज के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा, तो यूपी की युवा तैयारी जारी रखें अपनी। वहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब क्लास की दीवार भी सीखने का मानक बनेगी। स्कूलों में निपुण लक्ष्य पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। सभी प्राथमिक विद्यालयों को लेकर
लेकर ये शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति में उम्र सीमा छूट की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो अब जो झारखंड सरकार का निर्णय था, अंतिम निर्णय, वही मान्य रहेगा ऐसा। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए दोस्तों, IIT गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट ने भी इस तरह का कदम उठाया। सरकारी नौकरी पाने के लिए 50 बार कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुआ। आजकल देश के युवा कितनी जल्दी हार मान लेते हैं, ऐसे कभी हार ना माने, क्योंकि कोई एक एग्जाम, कोई एक परीक्षा आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ तय नहीं कर सकती है। और यूपी वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में खुला माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका, 21,252 पदों पर नियुक्तियां होगी। यूपी में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है, जल्दी इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पुरानी 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी अपडेट आ रहा। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र दिया। 8,270 अभ्यर्थियों से जुड़ी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। वहीं मध्य प्रदेश में MP उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। सत्र शुरू होने के 20 दिन बाद नई समय सारणी आई। इस बार होंगे 183 वर्किंग डे। चलिए कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें देखिए आप। रोहित शर्मा लॉर्ड्स पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि आजकल आपको पता होगा मीडिया में रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उन पर अब रोहित ने खुद जवाब देते हुए कहा कि बाहर शोर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। रिटायरमेंट की सभी रिपोर्ट्स को उन्होंने खुद खारिज कर दिया है। और रोहित के रिटायरमेंट पर भारतीय कप्तान भी बोले कि हमें कुछ नहीं पता। यानी रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो अभी खबरें चल रही हैं वो कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है ऐसा। और फीफा वर्ल्ड कप पर भी अपडेट है। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच अपने नाम किया। ये मैच जीत लिया, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कुंभ राशि के लोगों को अच्छे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।